प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान जनरल बाजवा के दरमियान जंग अगले मरहले में दाखिल। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखकर जनरल बाजवा के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ की जानिब से वज़ीर आज़म की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग, आर्मी चीफ के हलफ और बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार, क्या साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर आला और सुप्रीम कोर्ट जज की मुबैना ऑडियो लीक ने तहलका मचा दिया। परवेज इलाही ने भी एतराफ कर लिया। राना सनाउल्लाह का ऑडियो लीक मामले में परवेज इलाही को गिरफ्तार करने का इंदिया। माजी में भी साबिक वज़ीर आज़म और सुप्रीम कोर्ट जज की ऑडियो लीक की तरह ये दोबारा रीप्ले किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इंतखाबात क्यों नहीं करा सकता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इदारों के अदम ताउन का सुप्रीम कोर्ट में भांडा फोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इंतखाबात की तारीख पर खुद के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट तलब। इसके बारे में जो तफसीली रिपोर्ट है और जो डिटेल्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अच्छा फैसल साहब, इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी को एक सख्त किस्म का खत लिखा है और कहा है कि वो तहकीकात करें जनरल टाइट बाजवा के अगेंस्ट और बतौर सुप्रीम कमांडर। इस खत पे और जिस तरह की ये डिटेल सामने आई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी कि आरिफ अलवी साहब तो खुद अपनी चीजें बचा पाए तो बड़ी बात है, क्योंकि आईनी ओहदे के बाद एक साजिशी खास आदमी के साथ एक खास मौके पर कुछ खास वजूहात के तहत वो खुद मास्क लगा के कोविड का कुछ वजीरों के घरों में जाके मिले, एक्स वजीरों के, और उस साजिश का वो हिस्सा है। जबकि आईनी ओहदे पर रहने वाला एक साजिशी बयानी का साजिशी काम का हिस्सा नहीं बन सकता, वो हिस्सा है। और उन्हीं मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स और MNAs ने उनकी वीडियोज बना के अपने ही घर से उनकी भेज दी आगे। तो वो तो खुद इन ट्रबल है और चापलूसी एक हद तक तो चलती है, इसके बाद वो आदमी फंस जाता है। और ये दो तरफा खेल खेल रहे थे जब बाजवा साहब और इमरान खान साहब के बीच में मैं भी कोशिश कर रहा था कि मामला तय हो जाए, कुछ बेहतरी से आवाज है। तो यही वो आदमी थे जो खराबी का बायस थे। लेकिन और प्लस ये कि फिर ये वाहिद एक प्रेसिडेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिनको आज तक किसी मुल्क ने कोई 4 आने का भी तोहफा नहीं दिया। वो तोशा खाना में तो इन्होंने 0 कुछ जमा कराया आज तक। तो वो भी रऊफ साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को तहकीकात करनी चाहिए और इंसान का असली चेहरा ला के खड़ा करना चाहिए। आए नहीं होते पे कोई 2 हाथ और 4 टांगों वाला आदमी तो नहीं होता। इंसान है, किसी भी मनसब पर गलत काम करे उसको उठा के बाहर फेंकना चाहिए, चाहे वो किसी भी मनसब में बैठा हो, कोई भी धोखाधड़ी कर रहा हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे वो किसी कोर्ट में हो। हर जगह पे जहां इंसान कोई गलती अपने मनसब के साथ फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसे एक्सपोज करके बाहर निकालना चाहिए। अच्छा फैसला, आपने जिस तरह से कहा है कि सदर आरिफ अलवी, जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग इसको कोशिशें कर रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान मामला तय हो सकें, और सदर आरिफ अलवी वाज वन ऑफ दोज जिन्होंने मामला ख़राब किए। आप अक्सर जिक्र करते रहे हैं सांप, खास, आम, इस तरह की टर्म्स आप यूज़ करते रहे, तो ही वाज वन ऑफ देम। यू ट्राइंग टू से दिस? No, I'm not going to say anything as such at the moment. When I'm going to speak, I'm going to speak loud and clear. अच्छा फैसल, आपने ये बहुत सारी चीज़ें ये प्रिडिक्ट किए थे, ये पिछले साल से हम आपको अक्सर आपको रिक्वेस्ट करके अपने शो में आपको इनवाइट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपने की थी उसी तरीके की हो रही हैं। मैं उस पर तो आता हूँ ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे। तो खान साहब और जनरल बाजवा साहब की लड़ाई आपको किस साइड पे जाती लग रही है? क्योंकि पहले खान साहब ने उन पर अटैक किए, उनके बारे में चीज़ें बताना शुरू की, फिर जनरल बाजवा साहब को खुद आना पड़ा, उन्होंने जावेद चौधरी साहब के ज़रिए उन्होंने बातें की। अब कुछ राज इमरान खान साहब ने खोले थे, आगे से जनरल बाजवा साहब ने भी कहा जनाब कि मेरे पास टेपें हैं खान साहब की। अब उन्होंने लेटर लिख दिया इनको यहाँ पर। तो आपको ये कहाँ ये आके चीज़ें ये निकलती लग रही हैं, ये कहाँ रुकेंगी या ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी? ये रऊफ साहब की मेहरबानी, आप बुलाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं, यू आर वेरी काइंड कि आप इतने मसरूफ उसमें से। रऊफ साहब, सबसे मजेदार बात इस 2 बंदों की लड़ाई में, इमरान खान साहब बाजवा साहब के लिए बात करें और बाजवा साहब कह रहे हैं मेरे पास टेपे हैं, लेकिन एक खास का जिक्र दोनों नहीं कर रहे जी। और जिस उस खास का जिक्र हो गया तो बहुत सारी टेपे और वीडियो और निकलेंगी। मैंने आपको पहले ही आपके शो पे कहा था कि टेपे और वीडियो का मौसम आने वाला है, वो आ गया है। लेकिन एक खास बीच में अभी भी दोनों की जंग में
या लड़ाई में एक खास का जिक्र नहीं हो रहा है। तो दो अगला दूसरा जो है वो बिला वजह खास है, लेकिन जो एक खास है और उसका जिक्र इसलिए नहीं हो रहा कि जब उस तक बात आएगी तो एक्चुअली टेपें और वीडियो तो तब निकलेंगी, तो और वो फिर दोनों तरफ की टेपें निकलेंगी। नो फैसल वो बताएंगे जरा, फिर उस वक्त इमरान खान साहब की भी निकलेंगी। आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ साहब, जरा सुनने वाले वो कीन और क्यूरियस होंगे कि वो कौन वो साहब हैं, वो कौन खास हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं सर। देखिए रऊफ साहब, मेरी मजबूरी है कि इन दो खासों का ताने बाने अरशद शरीफ मरूम के कत्ल से भी ताने बाने जुड़ते हैं। तो ना कि सिर्फ डेमोक्रेसी, ना सिर्फ इदारे, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ कत्ल गारत, ना सिर्फ साजिश, ना सिर्फ मार्च, इस खास का और दूसरे बेकार वाले खास का भी ताल्लुक उस चीज में निकलता है। तो मैं एक चीज में इम्प्लीमेंट करके उनको आसानी उनसे नहीं करना चाहता। वो वैसे ही उनकी तरफ हीट, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है या हो गया। अच्छा फैसल, आपको याद होगा कि ये तस्वीर दिया गया था, खुरम दस्तगीर साहब ने भी हामिद मीर साहब के शो में कहा था कि जनाब कि हमें ये डराया गया था कि नवंबर में एक तैनाती होनी है। उनका इशारा जनरल फैज़ की तरफ था, और अगर हमने आके उससे पहले इमरान खान साहब को ना हटाया तो जनरल फैज़ आ जाएंगे, वो पाकिस्तान फिर इमरान खान साहब और वो मिलकर 2028 तक रहेंगे, प्यूटन का पाकिस्तान बन जाएगा, बला बला चीज़ें। तो उन्होंने कहा जी हमें डरा दिया गया था, और उससे यह तस्वीर मिला था कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब जो है शायद एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब जो चीज़ें सामने आई हैं जावेद चौधरी साहब के कालम से, उससे पता चलता है उन्होंने इंकशाफ किया कि जनरल फैज़ जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद वो जनरल बाजवा साहब के घर गए थे, बड़े अच्छे उन्होंने बैठ कर खाने वगैरह भी खाए हैं, और ये फैसला किया है कि हम दोनों ये मिलकर चैरिटी खोलेंगे और अवाम की फलाह बहबूद के काम करेंगे। सो ये एक तरफ खुरम दस्तगीर साहब का ये बयान, पूरी पीटीएम का नैरेटिव कि जी हमें डराया गया था जनरल फैज़ से, और डराने वाले साहब ज़ाहिर उसी वक्त जनरल बाजवा साहब ने कहा होगा, और दूसरी तरफ जब रिटायर हुए हैं तो वो तो आके अवामी फलाह के लिए मंसूबे शुरू कर रहे हैं सर। साहब देखिए, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ आसान लफ्जों में कि एक म्यान है जिसमें 3 तलवारें हैं। अच्छा, बाजवा साहब एक तलवार है, इमरान खान साहब एक तलवार है, और फैज साहब एक तलवार है जी। ये म्यान एक ही है लेकिन तलवारें 3 है, और एक ही म्यान में थी। इससे आगे आप खुद ही समझ गए होंगे क्या है। और दूसरा है कि ना ये कोई एक दूसरे के खिलाफ था, ना खिलाफ है, ना खिलाफ रहेगा। एक दूसरे की कमर में थपकी लगे रहते हैं, क्योंकि एक का भी जरा सा किस्सा खुला तो तीनों का पूरा किस्सा खुल जाएगा दुनिया के आगे, और वो वक्त बहुत करीब है। तो मेरी तो गुजारिश होगी कि दोनों हजरात जो आज लड़ रहे हैं वो मोहतात रहे, और लड़ाई में नुकसान 2 का नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में 3 का होगा। ये आप बड़ी इंतहाई, मुझे आपकी बातें सुन के, मैं अगर आउट ऑफ ये कटसी और ये रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, नॉट एज ए कोई उस खुदा ना खासा टांट के तौर पर, मुझे तो आपकी बातें सुनकर पीर पगाड़ा साहब याद आ रहे हैं सर। कराची से 80s और 90s में उनके पास भी इसी तरह की पेशीन गोयां होती थी, इसी तरह के अंदर की खबरें होती थी जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक निकलती थी। आप तो बड़ा इंतहा फ्राइटनिंग सिनारियो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें कोई आने वाली हैं, कोई ऑडियो और वीडियो, कोई इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। जब आप किसी साजिश का हिस्सा होते हैं या साजिश का हिस्सा बन जाते हैं या किसी साजिश को चला रहे होते हैं, तो फिर ये तो बड़ा आसान सी चीज होती है। वैसे तो इस म्यान में चौथे ने भी आने की कोशिश की, लेकिन वो आधे में ही म्यान फंस गई है, और वो इतनी बड़ी तलवार भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जाना 3.5 नहीं है एक साथ, और कोई भी चीज रुकेगी नहीं। और ये जो बाजवा साहब भी लड़ाई कर रहे हैं या इमरान खान साहब भी लड़ाई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी तक तीसरा आया नहीं और आधा भी नहीं आया बीच में। जब वो आएंगे तो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब शरीफ साहब ने चार्ज लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस का regime चेंज के बाद, तो अचानक से उनकी ऑडियोज आई जी। तो वो ऑडियोज किसने बनाई, और उससे पहले इमरान खान साहब की ऑडियोज आई, वो किसने बनाई। लोग ये समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब की ऑडियोज पुराने वालों ने बनाई और शहबाज शरीफ की वीडियो भी शायद नए वालों ने बनाई, लेकिन नहीं। इमरान खान साहब की ऑडियोज बनाने वाले लोग भी और शहबाज शरीफ की ऑडियोज लगाने वाले लोग भी पुराने ही थे। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि जब खेल इस तरह का खेला जाता है तो लोग समझते हैं कि वो बहुत सियाने हैं, लेकिन सर जब अल्लाह में अकल बेवकूफ को भी थोड़ी सी दे देता है तो बेवकूफ भी वो काम कर जाता है जो बड़े बड़े तुरम खान अकलमंद नहीं करते। लेकिन इन सब साजिशों के पीछे
आपको वो खास मिलेगा, चाहे वो शहबाज शरीफ की टेप पे आउट हुई हो या इमरान खान साहब की टेप पे आउट हुई हो। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसी बहुत सारी टेपें आएगी आने वाले दिनों में, जिसने तीसरे को घसीटा, उसके तो वो हालत होगी कि वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। अच्छा सर, और ये मैं कोई वल्गर वीडियोस की बात नहीं कर रहा, मैं साजिशी वीडियोस की बात कर रहा हूँ, ऑडियोस की। नहीं, साजिश किसके खिलाफ साजिश जिसकी आप बात कर रहे हैं तीनों के हवाले से? साहब देखिए, कबल वक्त होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी तीसरा नहीं आ रहा बीच में, और आधा भी बीच में नहीं आ रहा। वो डेढ़ जब बीच में आएंगे तो एक्चुअली तूफान जो आएगा ना उस वक्त आएगा, और दोनों जो तोप लड़ रहे हैं वो दोनों तोपें जो है वो ऐसी पानी में ठंडी होंगी कि बर्फ जम जाएगी उनमें। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत में 3 लोग, जैसे आपने कहा, बड़े प्रोमिनेंट थे। खान साहब खुद थे, जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज साहब थे। तीनों टॉप के ट्राइका थी, एक बड़ी अहम थी, और अक्सर इनकी मुलाकातें भी हम देखते रहते थे। अब जो लड़ाई चल रही है उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब जो ये इमरान खान साहब तो फायर वर्क हो रहा है, गोलाबारी एक दूसरे पे हो रही है, वो सामने है, तो जनरल फैज साहब साइड पे हैं, कहीं से उनकी सुनगुन नहीं है, कहीं पे उनकी बात नहीं हो रही, ना उधर से हो रही है ना इधर से हो रही है। तो जनरल फैज साहब तो आराम से साइड पे बैठ के अपने पुराने कॉमरेड्स को एक दूसरे से लड़ता देख रहे हैं, तो उनका कोई रोल नहीं था इन तमाम इश्यूज़ में, इन मामलात में? खान साहब ने उन पर कभी बात नहीं की, जनरल बाजवा साहब ने भी उन पर कभी ओपनली बात नहीं की, तो उससे तो लगता है कि उनका इतना बड़ा रोल नहीं था इन तमाम मामलात में। अगर होता तो ये दोनों ये जो सहबान है ज़रूर उनको घसीट लेते अपनी लड़ाई में सर, जनरल फैज को। रऊफ भाई, मेरी ना एक बचपन से आदत थी कि जब शबरात में पटाखे बजते थे तो मैं पटाखे नहीं बजाता था, और अक्सर एक ही माचिस की तीली से आखिरी पटाखा बगैर बताए उसको जला देता था और वो फट पड़ता था। तो वो मेरी आदत जवानी में भी यही है, एक माचिस की तीली मेरे पास है और एक माचिस की डब्बी, आखिरी पटाखा मैं ही जलाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, चलें, ये कोई होंगे आपके पास इसकी जो आप जब अपना मौका देख के बात करेंगे। ये चौधरी परवेज अली साहब की सर आज ऑडियो आई है, आपने सुनी होगी। चौधरी परवेज अली साहब भी अंडर फायर हैं, आपने इनको भी कुछ एडवाइसेस की थी, इमरान खान साहब को भी एडवाइसेस की थी। पीटीआई के मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी बात हो रही थी आज उनसे, वो समझते हैं कि शायद आप इमरान खान साहब के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। मेरा उनको व्यू था, मैंने उनको ओपनली कह रहा हूँ, मैंने कहा जनाब के जो मशवरे दे रहे थे फैसल वाडा साहब खान साहब को, हमारे शो में दे रहे थे, नदीम मलिक साहब, हामिद मीर साहब भी बात कर रहे थे, उनमें तो सिंसेरिटी थी। वो तो वही लगता है जी सॉरी, और अल्टीमेटली वही लगता है कि जो मशवरे वो दे रहे थे उनको अगर उन पर अमल किया जाता तो खान साहब आज मुश्किल में ना होते। देखिए रऊफ साहब, किसी का क्या ओपिनियन है मेरे बारे में, इसकी तो मुझे परेशानी है, आपकी मेहरबानी है कि आपने बात की। लेकिन मैं तो अभी भी इस जगह पे आपको यही कहूंगा कि मैंने तो खान साहब के किसी इकदाम के ऊपर कोई बात आज तक ना की है, ना करूंगा। मोहसिन थे, लीडर थे, उन्होंने ख्याल रखा, वो बात वहां है। अब बात है असूल की। मैं इमरान खान साहब को बचाना चाहता था, बचा रहा था, बचा रहा हूँ और आगे ही बचाता रहूंगा। अगर वो मार्च ना करते जिसकी जरूरत नहीं थी तो वो भी तकलीफ से नहीं गुजरते, वो 5 आदमी भी शहीद नहीं होते। होना तो अल्लाह माफ करे बहुत बड़ा कियोस था, बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की, सही काम करा दिया। दूसरा है कि मैं ना किसी कत्लो गारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ना बनने देना चाहता था खान साहब को। मैंने उनको समझाया था कि ना अदलिया से झगड़ा करने का कोई फायदा है, ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करने का कोई फायदा है, क्योंकि इससे दुश्मन लोग फायदा उठाते हैं। और वो लड़ाई तो आपकी है भी नहीं, जब आपको पॉपुलैरिटी है, आपने वापस आ जाना था, तो आपको उस दलदल पर लेके गए वो सारे खास और वो साहब। चले खास का तो अपना खास मकसद था, खास मुकाम था, खास ओहदा था। दुनियावी तौर पे उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की, खान साहब ने भी भरपूर कोशिश की, पूरे पाकिस्तान के सिस्टम ने भरपूर कोशिश की। इंसानी तौर पर नामुमकिन था कि चीफ मुतज़ादा हुए बगैर चीफ बन जाता, और वो भी यही चीफ बनते। तो अल्लाह ताला की जात है, तो अल्लाह ताला की डिवाइन हेल्प आई, और जो होना था वो परवरदिगार ने इज्जत और खैर आफियत से कर दिया। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बंदे की जात के हिसाब से तो पूरा काम उतार दिया था, लेकिन अल्लाह ताला इंटरवीन और वो काम ना हो। फैसल, एक तस्वीर ये है कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मेन पिलर्स हैं इसके, जनरल बाजवा साहब का कोई रवैया उनके साथ कोई फेयर नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे थे, कुछ लोग अपने उनके फेवरेट्स से जिनको वो प्ले कर रहे थे। लिहाजा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई इतनी बाजवा साहब को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनको इमरान खान साहब की आनसलाट से बचाने के लिए इतनी दिलचस्पी नहीं रखती। और इस बात का खान साहब को भी पता है,
और वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं और जनरल बाजवा साहब पे अटैक आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ को बचाने के लिए तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट आगे आई थी, लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो कहीं से नहीं लग रहा कोई जनरल बाजवा साहब के साथ खड़ी हो या कोई स्ट्रांग मैसेजिंग हो रही हो कि जो हमारे एक्स चीफ हैं तो उन पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये तस्वीर जो ठीक है कि इमरान खान साहब को अगेन इस चीज़ का पता है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लिहाजा उनको हौसला भी है, हिम्मत भी है, और जनरल बाजवा साहब को मजीद वो एक्सपोज भी करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ आके लेटर्स भी लिख रहे हैं इंक्वायरी के, जो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव। ये इंप्रेशन ठीक है ये? नहीं, मुझे सर ये रऊफ साहब बता दें, मेरा सवाल है, मेरी इंसानी सोच से बाहर है कि बाजवा साहब पहले सबसे बेहतरीन सिपहसालार थे हमारी गवर्नमेंट में, फिर वो एक बुरे आदमी बन गए। मैं किसी की तारीफ या अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूँ कि बाजवा साहब जब बुरे थे तो फिर बाजवा साहब ही को 6 महीने की एक्सटेंशन देकर उन्हीं के होते हुए इलेक्शन कराने की भी डिमांड इमरान खान साहब की तरफ से आई। तो एक बुरा आदमी, पहले अच्छा आदमी बुरा हो गया, फिर बुरा आदमी बहुत बुरा हो गया, फिर बहुत बुरे से वो फिर बेहतर हो गया, और जब वो कुर्सी से उतर गया तो वो बहुत दुनिया का बदतरीन आदमी हो गया। ठीक है सर, एक तो ये तर्ज सियासत बड़ी गलत है। ओहदे पे लड़ाई करें तो मजा भी आता है सर, ओहदे से उतर के किसी के ऊपर बात की तो क्या बात की। नंबर 2 ये कि बाजवा साहब को भी, क्योंकि वो आर्मी चीफ रह चुके हैं, मोहतात होना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर कि उनकी इस लड़ाई से या इमरान खान से की लड़ाई से एक्स चीफ की बदौलत और मनसब पे बैठने के बाद भी आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिट इदारे को ही हो रहा है, उसकी बदनामी इदारे की हो रही है। और ये हमारा कौमी फरीजा है, फर्ज है कि हम इस चीज से मोहतात होकर बचाएं। अब जैसे आज परवेज इलाही साहब की ऑडियो आई है, उन्होंने भी एक तरीके से एडमिशन कर दी है, या दूसरे साहब जो जुबैरी साहब है उन्होंने भी कर दी है, लेकिन क्यों उसको बहुत ओपनली डिबेट नहीं की जा रही? क्योंकि आप एक इदारे का, एक इंसाफ मुहैया करने इदारे का एहतराम और तसलसल रखना चाहते हैं, और एक आम आदमी को ये सोच नहीं देना चाहते कि इंसाफ इस मुल्क के अंदर नहीं है। जिधर भी इंसान होते हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कारोबार करते हो, जहां भी दुनिया में इंसान होते हैं वहाँ अच्छे और बुरे इंसान पाए जाते हैं, क्योंकि वो इंसान होते हैं, किसी के पास कोई और सिर्फ नहीं होती। तो ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बुरे आदमी पॉलिटिशियन ही है, बिजनेसमैन ही है, मीडिया वाले हैं, और बाकी जो हैं वो अबव द लॉ है और वो अनटचेबल है और उनके ऊपर बात नहीं की जाती। बात उनके ऊपर करने में किसी को कोई कबात नहीं है। जो गलत है, जो बेईमान है, जो मक्कार है, जो अपने ओहदे का, मनसब का नाजायज फायदा उठाता है, उसको क्रिटिसाइज करना फैसल, चाहिए। आपने देखा है जो बातें आप कह रहे थे कि इमरान खान साहब को बंद गली की तरफ लिया जा रहा है, अदालतें जो हैं वहाँ से भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल रहे, मुलाकातें नहीं हो रही, बहुत सारे इश्यूज हैं खान साहब के, इलेक्शंस नहीं हो रहे। जो आप बात कहते थे कि डेड एंड में पहुँच गए, बंद गली में उनको धकेल कर ले गए। फर्दर आप क्या देख लें इमरान खान साहब का कि इलेक्शंस तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खैर टेकअप कर लिया है, लग रहा है आपको इलेक्शन होते हुए और इमरान खान साहब उनकी मंशा के मुताबिक चीज़ें होंगी, वो डेड एंड से निकलेंगे, बंद गली से निकल पाएंगे, या अभी आपका ख्याल इसी साल सारा ऐसे चलता रहेगा? सब देखिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने 2 चीजें नहीं देखी इस मुल्क के अंदर। वो 2 चीजें हो जाएंगी तो फिर इलेक्शन भी टाइम पे हो जाएंगे। एक, पीआई की फ्लाइट कभी टाइम पे चलते हुए मैंने नहीं देखी। दूसरी चीज ये कि मैंने कभी रमजान का चांद और ईद का चांद एक टाइम पे मनाते हुए भी नहीं देखा। तो जब 2 चीजें पाकिस्तान में पहले 35 साल में नहीं, 40 साल में मैंने नहीं देखी, अगर वो आज हो गई तो फिर ये भी हो जाएगा, वो नहीं हुई तो फिर ये भी नहीं होगा। ठीक है। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उन पर अपना मुआवजा करे। इंसानी तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार उनसे उतर जाएगी। अल्लाह की कोई गैबी मदद आ गई तो वो मुआवजा हो गया तो अलग बात है, क्योंकि वो गलतियां उनसे करवा दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑडियो लीक के हवाले से। माजी में भी इस तरह की ऑडियो लीक्स आती नहीं, क्या अब ये ऑडियो लीक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इस वक्त मौजूदा सियासी हालात में, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब, बात करेंगे आज फिर एक खौफनाक किस्म की ऑडियो लीक सामने आई है। पंजाब के साबिक वज़ीर आला और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज की मुबैना तौर पे ये ऑडियो लीक है, जिसके बारे में हर तरफ बात हो रही है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा भी है कि हमने टास्क दे दिया है और इसकी फॉरेंसिक हो, और उसके बाद अब इसके ऊपर क्या, इसकी डिटेल्स जो सामने आई उस पर क्या करें? इससे पहले कि जाएँ, वो एक मैं छोटा सा कमेंट करना चाह रहा था। रात अगर आपको याद हो, मैंने काशिफ अब्बासी साहब से सवाल किया था जब हमारे शो में थे,
मैंने कहा इसके ये कितने चांसेस हैं, लड़ाई जितनी बढ़ गई है इमरान खान साहब की, जनरल बाजवा साहब की, कि इमरान खान साहब अगर वापस आते हैं वज़ीर आज़म के तौर पर तो वो जनरल बाजवा साहब का ट्रायल करेंगे। ये रात मैंने क्वेश्चन किया था उनसे, अगर आपको याद हो, जिसके जवाब में उन्होंने काशिफ का ये कहना था कि शायद इस तरह मुमकिन नहीं होगा, इमरान खान साहब विल डिसाइड टू मूव ऑन। पहले भी नवाज शरीफ साहब और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम हुआ उसके जनाब मुशर्रफ की वजह से, तो वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा वो वज़ीर आज़म बने तो फिर मसले हो जाएं। तो इंसिडेंटली वो आज ही उन्होंने वो लेटर लिख दिया। इंट्यूशन थी वाकई, नहीं बस रीडिंग होती है ना थोड़ी सी, क्योंकि खान साहब जो बयान दे रहे थे लग रहा था ये चीज सामने मतलब आज सुबह हुई है ना, वो उन्होंने लेटर लिख दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कोई उन्होंने प्रोग्राम सुन के कहा होगा, इंट्यूशन रीडिंग होती है। सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट यू कैन रीड सर्टेन थिंग्स, ऐसे पॉलिटिशियन रीड करते हैं, ऐसे प्लेयर्स होते हैं अपनी गेम को रीड करते हैं, हर फील्ड का ऐसे डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को रीड करते हैं किस साइड पे जा रहा है, सर्वाइवल चांसेस क्या है, ये रीडिंग होती है आपकी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स या रिपोर्ट्स या व्हाटएवर का। सो मेरी भी ये रीडिंग थी कि खान साहब जिस तरह वो जा रहे हैं ना, फास्ट पेस जा रहे हैं, जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी उन पर बम्बार्डमेंट हो रही है, खान साहब भी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है? नेक्स्ट लेवल तो ये होगा कि उन्होंने अगर लूज़ बॉल की है जनरल बाजवा साहब ने, कि उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि जी मैंने उनके फ़ोन टैपिंग की थी या उनके मैंने ये फ़लाँ काम किए थे, वो शौकत तरीन वाली जो बात उन्होंने की, जो केसेस किए थे, तो उस पर एक तरह की लूज़ बॉल थी जो इमरान खान साहब के लिए, जिसको वो समझ सकते थे कि इस पे जनरल बाजवा साहब को वो एक एम्बेरस किया जा सकता है, ये लोगों को बताया जा सकता है। अगरचे तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी वो खान साहब के बेनिफिट में हो रही थी। शौकत तरीन साहब की अगर केस उनका ख़त्म किया जा रहा था, जनरल फैज़ के ज़रिए हो रहा था, तो वो भी उसी में हो रहा था। जनरल फैज़ पे भी कल को क्वेश्चन उठेंगे, जो बात अभी कह रहे थे फैसल वाडा साहब की। अगर वो पहली वाली बात ठीक है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने जो आज कहा कि शौकत तरीन के इन्होंने केस ये कैसे इन्होंने ख़त्म करवा दिए थे नैब से, और कैसे इन्होंने बैठ के नैब को ये मैनेज कर रहे थे, आर्मी चीफ कर रहे थे, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में उसमें DGISA का नाम भी आ रहा है, वो कहते हैं फैज़ ने करवाए थे सारे केसेस। तो फिर अगर उन पे ट्रायल होगा या उनको उसमें साथ एक उसमें लाया जाएगा जनरल बाजवा को, तो साथ में जनरल फैज़ भी आएंगे कि आप बताएं कि जनाब आपने फिर इनके कहने पे ये केसेस जो हैं कैसे ख़त्म करवाए। तो सो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पे होनी चाहिए। खैर वो तो हम उस पर बात करते रहेंगे। ज़रा आते हैं ये जो ऑडियो लीक्स पे आते हैं। आज का दिन वैसे आई मस्ट से इट वाज इवेंटफुल डे। 5-6 आपको इतनी सारी चीजें हो रही थी कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी खबर अभी भी समझ नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें रह गई हैं डिस्कस होने कि आप किस चीज को फॉलो करें और किस चीज को छोड़ें। इमरान खान साहब की जमानत होगी नहीं होगी, अदालत जाएंगे नहीं जाएंगे, सारा दिन वो चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बुला लिया कि जनाब हम सुओ मोटो ले सकते हैं, ये बताएं आप इलेक्शन क्यों नहीं आप करा रहे। उन्होंने बताया जनाब कोई इदारा मेरे साथ तामुन नहीं कर रहा, फौज मुझे वो नहीं दे रही, बंदे नहीं दे रही, ये हमें फंड्स नहीं दे रहे, वहाँ सिक्योरिटी आपको नहीं मिल रही, अदलिया से हम आरोज मांगते हैं वो नहीं दे रहे। उनका एक अलहदा वहाँ पे प्रोसेस और प्रोसीजर वहाँ पे शुरू हो गए। अभी हम उसको संभलने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके बाद ये आ गए, ये इमरान खान साहब का खाता आ गया जो उन्होंने लिख दिया, उन्होंने अलवी साहब को लिख दिया। अब आकर शाम तक होते होते हमने थोड़ा सा सांस लिया था, तो पता चला है कि ऑडियो लीक्स आ गए। सो डिजेस्ट करने सुबह से देखना, फास्ट पेस एक्शन मूवी नहीं होती, पाकिस्तान में एक्शन मूवी चल रही है। और लोग भूल गए कि कल यहाँ पे इतना बड़ा बम मारा गया, 170 बिलियन रुपीस के टैक्सेस लगाए गए। और आज की एक और भी खबर थी शहबाज राना साहब की, मैं देख रहा था कि इसी दरमियान जब पैसे नहीं है, जब आपके पास जहाँ टैक्सेस लग रहे हैं, लोगों की मतलब आप उनके खाल उतार रहे हैं, उसी वक्त कोई मेरे को 1.5 अरब की वो गाड़ियां ले रहे हैं 155 के करीब। FBR जो है उन्होंने अफसरान ने कहा कि छोड़ें जी, ये इकोनॉमिक क्राइसिस चलते रहते हैं, ये होते रहेंगे। जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा था जो अपग्रेड करना था, आपने बहुत सारे सिस्टम जो ऑब्सलीट हैं FBR के, अफसरान ने कहा जी इनको छोड़े रख दें, पहले हमें 155 गाड़ियां ले दें। इस मुल्क का पहले पेट्रोल बिल जो है, डीजल या गैस जो है, वो उस दिन सुन रहे थे आप, मेरे ख्याल $35 अरब के करीब है। तो $60 अरब टोटल इनकम है, उसमें रेमिटेंसेज हैं, एक्सपोर्ट मिला के $60 अरब बनता है। उसमें से 33-35 अरब डॉलर जो है आपका सिर्फ ये पेट्रोल का, डीजल के और आपकी गैस का खर्चा है। जरा अंदाजा करें। और आम बंदे को कहते हैं क्लास साहब के 3 गाड़ियां तो एक पे आ जाओ, या उस पे आ जाए, टैक्सी पे आ जाए या बस पे आ जाए। खुद दूसरी तरफ आपने उसमें लोन में से, कर्जे में से आपने गाड़ियां ले ली, जिससे पेट्रोल की आपकी वो भी बढ़नी है, आपकी खपत बढ़ेगी, रोडों पे पहले जगह नहीं रहेगी। मतलब जो तबाही मच गई है, अब यहाँ इस्लामाबाद जैसे शहर में पार्किंग नहीं मिलती, आपको जाके देखें से तबाही मच गई है। और कोई चेयरमैन CDO को, कोई यहाँ कमिश्नर को, कोई यहाँ पे DC को, किसी को कोई परवाह नहीं है, ना यहाँ ट्रैफिक वाले को। इस्लामाबाद का चौक हो चुका है बिल्कुल टोटल। मजीद गाड़ियां लें जनाब, पूरी की पूरी भर दें इसको, जंक इसको बना दे। खैर दैट्स अ सेपरेट इशू। इलीट हमारी को कोई इससे कंसर्न नहीं है, बिल्कुल टोटल इनडिफरेंट है। किधर है वो नासिर या खोसा साहब जिन्होंने यहाँ पे ऑस्टेरिटी बनाई हुई, कमेटी का चेयरमैन है। FBR से पूछना जरा कि कैसे आप लोग
एक बिलियन से ज्यादा की गाड़ियां ले रहे हैं और इन हालात में ले रहे हैं, कर्जे के पैसे से ले रहे हैं। वैसे अयाशियां देखिए, हमारी टॉपिक हमारा दूसरी साइड पे था, वैसे मुझे ख्याल आ गया। खैर इस पे फिर हम बात करेंगे, मैं जरा इसी पे आता हूँ। ये बड़ा एक बम शेल है, मैं समझता हूँ ये आया है। अगरचे कौम लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो चुके, असर तो कुछ नहीं होना। इतने सारे इवेंट्स हो चुके हैं, बातें हो चुकी, हमें तो सुबह की बात शाम तक, जैसे मैंने कहा सुबह कहाँ से शुरू हुए थे, हमारा दिन कहाँ से शुरू हुआ, एंड कहाँ पे हुआ है, अब ये नहीं पता कल हमारे साथ क्या होने वाला, वी डोंट नो। ये जो चीजें हैं, अब इसमें दो तीन चीजें, एक तो कॉन्फिडेंस देखें इनके परवेज इलाही साहब का, उनके कॉन्फिडेंस के नंबर अलहदा दें कि इससे पहले भी स्कैंडल्स आते रहे। माजी में शहबाज शरीफ साहब का आया था, ये उस वक्त ये जस्टिस जी अगेन उस वक्त वो जो थे मलिक कयूम साहब थे, उनको फोन पे हिदायत दे रहे थे। सैफुर रहमान साहब जो थे वो दे रहे थे कि मियाँ साहब नाराज हो जाएंगे तो तुसी बेनजीर भुट्टो ने इन्ने साल सजा देनी है। वो आगे से समझा रहे थे नहीं सर जी 7 साल से ज्यादा नहीं हो सकती कानून में। वो आखने जी मियाँ साहब नाराज हो जाएंगे, तो मलिक साहब कहते मैं मियाँ साहब तो खुद माफी मांग लूंगा। अब वो फोन पे लगे हुए थे सारे, ये उस दौर की बात। उसके बाद तो आपको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था, जजेस को भी और पॉलिटिशियंस को भी। पहले तो आपको इस तरह के राब्ते रखने ही नहीं चाहिए थे। अब उनका देखें कि अब एक इनकी परवेज इलाही साहब की वीडियो है, उस वक्त जो ऑडियो आई थी, अब जरा देखें हमारी लीड चलती कैसे है। तो उनसे इस्तीफा लिया गया था, उनका ट्रायल करके इस्तीफा और रेजिग्नेशन मलिक कयूम साहब चले गए। ये जनाब मुशर्रफ साहब के दौर की बात है। मुझे याद है कि उस वक्त मैं उसमें था, उसमें था लंदन में था, तो खबर आई कि वही मलिक कयूम जो है उनको इन्होंने अटॉर्नी जनरल बना दिया था। इन्होंने ये जनाब मुशर्रफ साहब ने जब वकला से पहले जब इनकी वो हो रही थी, एक इनके मार्चेस शुरू हो गए थे, जिनको हटाया गया था कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो और उनको वो दिया था एक उनको सजाएं दी थी पॉलिटिकल बुनियादों पे। और उसमें ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और उसके सैफुर रहमान साहब के दबाव पे उन्हीं को जनाब मुशर्रफ साहब ने अटॉर्नी बना दिया। और अटॉर्नी बने, बल्कि 10 करोड़ पे मुझे याद है उन्होंने आग सुप्रीम कोर्ट की बार के लिए भी दिए थे पैसे, ये लें। और वकीलों ने लिए थे उस वक्त, ये उनके जरिए आए थे। जब जरदारी साहब और कंपनियां है और ये है यहाँ पे गिलानी साहब है, इन्होंने मलिक कयूम साहब को कंटिन्यू करवाया था बड़े अरसे के लिए। रीजन क्या थी? उस वक्त इन्होंने एनआरओ के जरिए जो उनकी जनाब मुशर्रफ से डीलिंग हुई थी, जो जनीवा में केस था इसका बेनजीर भुट्टो साहब पे और आसिफ अली जरदारी पे, वो लेटर लिखवाने थे इन्होंने मलिक कयूम से। इन्होंने मलिक कयूम साहब को अटॉर्नी जनरल इन्होंने रखा, जो उस वक्त वो सजा दे रहे थे बेनजीर भुट्टो को और जरदारी को। जरा देखे ना, जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट या आपके पर्सनल इंटरेस्ट आपके बदलते हुए टू लेट गो एवरीथिंग इन द पास्ट। एवरीथिंग उन्होंने कहा आप हमें सजा दे रहे थे, आप हमें जेल में भेज रहे थे, कुछ कर रहे, फेयर इनफ, अब आप कंटिन्यू करें। सो जब यहाँ पे ये आए थे यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने, जरदारी साहब है, इन्होंने मलिक कयूम साहब को इन्होंने कंटिन्यू करवाया था। और मलिक कयूम साहब ने लेटर लिखे थे जनीवा वालों को कि जनाब हमारी सुलह सफाई हो गई है, ये क्लीन लोग हैं, अब इनको आपने कुछ नहीं कहना, इनको छोड़ दें। सो उनको कंटिन्यू कराया गया। और बड़े अरसे बाद में हमने देखा लतीफ़ खोसा साहब जो है ना, बाद में टेक ओवर उन्होंने किया था अटॉर्नी वगैरह, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। अब ये देखें एक नया केस है, उन कॉन्फिडेंस देखें चौधरी साहब का भी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको तो पता होना चाहिए जनाब आप पे वो लगे हुए हैं, मतलब बातें हो रही हैं, आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपकी एक मूव मॉनिटर हो रही है। चौधरी साहब को परवाह नहीं, बिकॉज इन नोज आई कैन गेट अवे विद, वो कहते हैं मर्डर विद स्माइल, कि हम कुछ भी कर लें इस मुल्क में, आपके सियासतदान, आपकी इलीट, आपके पावरफुल लोग कुछ भी कर लें, कोई जवाबदेही नहीं है। ये जवाबदेही छोटे मोटे उसके लिए लोगों के लिए उन्हें यहाँ पे आना पड़ता है। इमरान खान साहब को मैं पढ़ा था कि वो कह रहे थे अगर उन्होंने कहा अदालतों में मैं नहीं जाता, जो मेरा करना कर लें, अदालतों ने क्या कर लिया, वो नहीं कर सकते। सो बहुत सारी चीजें जो वैसे क्लास बड़ी अजीब सी बात है, वही जिस तरह बात है कि बात इधर से उधर जा रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं अदालतों में नहीं जाता, वो तो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे थे, उनको डर किस चीज़ का है? आई थिंक इट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इसके बारे में मजीद भी बात करेंगे। थोड़े 1-2 कमेंट्स आपके ज़रूरी हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ऑडियो लीक्स के हवाले से आप कुछ और मजीद? मैं एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ इसी पे जुडिशरी के हवाले से, कि हमारे ऑनरेबल जजेस सबान जो हैं कैसे उनकी इंडक्शंस होती है। मतलब बहुत सारे आलत ब्रेन भी रहे हैं, इंटेग्रिटी वाले, करैक्टर वाले भी लोग रहे हैं जिनकी आज तक इज्जत है बहुत सारी जुडिशरी में। मुझे याद है 2010-11 की बात है, गवर्नर ये सलमान तसीर साहब थे वहाँ पंजाब में, और यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब सदर और गिलानी साहब ये वज़ीर आज़म थे। तो उस वक्त ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे। तो इनके दरमियान गवर्नर हाउस और इनके दरमियान चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान एक बड़ी जंग चल गई थी। और मुझे याद उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे गवर्नर तसीर साहब के, वो उस वक्त अहमद नवाज खेरा साहब थे, जो बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे, अभी वो रिटायर होकर वापस गए लाहौर। तो इनके दरमियान और वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान बहुत बड़ी एक लीगल बैटल लड़ी गई, जिसमें बहुत सारी समरीज, ये कभी अगेन एक सीएम ऑफिस से आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं जजेस के,
कि आप इनको इंडक्ट करें, इधर से उन पर एतराज़ात हो रहे हैं, बड़ी अच्छी खासी लंबी लड़ाई थी। वो नहीं कर रहे थे, सलमान तसीर साहब एंडोर्स करके सदर पाकिस्तान को नहीं भेज रहे थे, एडहाक जजेस लगने थे कि कोई 23 के करीब थे, बड़ी अच्छी खासी लड़ाई थी 2010-11 की। तो उसमें जैसे मैंने कहा दोनों जो ऑफिसर्स है ना, उनके अच्छी खासी उसमें रिटर्न में एक दूसरे को समरीज भेज रहे थे एतराज़ात। तो बाई चांस मुझे ना गवर्नर सलमान तसीर साहब एक फ़्लाइट पे मिल गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर जी क्या वजह है, आप क्यों इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की और हुकूमत के सेंटर की लड़ाई चल रही है, तो आप उनका नाम जो है जजेस के लगा दें। उन्होंने लिस्ट निकाली, वो जेब में रखते थे उस वक्त, उन दिनों उन्होंने लिस्ट निकाली। उन्होंने कहा जी आप इनमें से ये जो जजेस 23 थे, आप इनमें से कितनों को ज़ाती तौर पर जानते हैं? मैं नहीं जानता किसी को। उन्होंने उसी वक्त बैठ के 12 जो हैं जजेस, उन्होंने कहा जनाब के खुद उन्होंने अपने कहा कि मैं हूँ एक अपने बारे में कहा कश्मीरी हूँ। उन्होंने 12 लोगों का कहा कि इसमें जो 12 लोग हैं ना जज, ये कश्मीरी हैं। उसने कहा मैं खुद जानता हूँ, ये फलां जो हैं ये फलां चैम्बर्स के हैं, ये फलां इसके हैं, बड़े वकील के हैं। तो उन्होंने कहा ये सारी इंडक्शन जो करना चाहते हैं जुडिशरी की, इन बुनियादों पे होगी, बरादरी पे होगी, क्लाइन पे होगी और चैम्बर बुनियादों पे होगी। तो उनका ये कहना था अगले 10-20 सालों के 30 सालों के लिए अपना अभी से बंदोबस्त करके जा रहे हैं, ताकि कल को फैसले जो होंगे इनकी मर्जी के होंगे। ये उनके अल्फाज हैं जो मैंने बाद में रिपोर्ट भी किए थे। तो जुडिशरी में इंडक्शन जो है ना इस तरीके की भी होती रही है, बड़े जो वकील हैं अपने ये मर्जी के चैम्बर से बंदे रखवा लेते हैं। फिर आपको नजर आ गया ना जितना कंफर्ट लेवल आज था परवेज इलाही साहब का, आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ कितनी बात हो, कंफर्ट लेवल पे आसानी के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरह के माहौल में फिर अदालतों के ऊपर जो कि इस तरह का अनडिस्प्यूटेड इदारा होना चाहिए जिसपे हर तरह का एतमाद होना चाहिए लोगों का, वो कैसे कायम रह सकेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।